नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो और पटवार मेंस की। दोस्तों, हमारा पटवार मेंस का एग्जाम मई महीने में और वीडियो मेंस का एग्जाम हमारे जुलाई महीने में प्रस्तावित है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को करना है। दोस्तों, दोनों ही एग्जाम के अंदर हमारे जो गणित का जो पार्ट है वो दोस्तों 20% से अधिक रहने वाला है। दोस्तों, 20% से अधिक रहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपको आपका सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो सिर्फ गणित की वजह से नहीं हो पाएगा। अगर दोस्त को सिलेक्शन लेना है तो गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 20% से अधिक सिलेबस है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, उस सिलेबस को इतना कंप्लीट करना है कि हमारा 20% जो सिलेबस है वो कंप्लीट का कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों, एक देखा जाए सामान्यतः तो गणित की ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर या तो पूरे में से पूरे प्रश्न सही होते हैं और जो बच्चा है वो सिलेक्शन ले जाता है, या फिर एक ऐसा बच्चा होता है दूसरा जो जो गणित के अंदर कमजोर है, जिसको गणित अच्छे से आ नहीं पाती है, तो वो 20% सिलेबस में से 5% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाता है एग्जाम के अंदर, तो वो सिलेक्शन से रह जाता है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि उन एग्जाम के अंदर आप किस पार्ट के अंदर कम स्कोर कर पाए हैं। दोस्तों, कम स्कोर आपने ज़्यादातर गणित के अंदर ही किया होगा, क्योंकि गणित में क्या है दोस्तों, बच्चों को डर लगता है कि यार मुझे गणित आएगी नहीं, या फिर आएगी तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है एग्जाम के अंदर, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन है ना, 2 4 5 क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं, कि 5 क्वेश्चन आए तो 2 कर दिया तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। पर अगर क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा आए कि 100 में से 20 क्वेश्चन, 150 में से 30 35 क्वेश्चन अगर आते हैं गणित के, तो वो छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो एक तरफा जीत हो जाती है उन सबकी। मतलब जिसको गणित अच्छे से आती है वो एक तरफा जीत जाएगा। जैसे पता है ना, युद्ध लड़ने जाते हैं और कोई मजबूत पक्ष होता है उस आदमी का, तो वो एक तरफा जीत जाता है। तो उसी प्रकार से वीडियो और पटवार मेंस के अंदर अगर जिस बच्चे को अच्छे से गणित आती है तो वो एक तरफा सिलेक्शन ले जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग गणित अच्छे से पढ़ो और आप लोगों का एक तरफा सिलेक्शन होगा। आज हमने वीडियो और पटवार मेंस के अंदर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो परसेंटेज कर लिया और एक प्रॉफिट लॉस कर लिया। इसी के बाद में हम करेंगे एसआई एंड सीआई। दोस्तों, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 3 चैप्टर और करेंगे, जैसे एसएससी एंड टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, परसेंट प्रॉफिट, वो पार्टनरशिप वगैरह है, मिक्सर एलिगेशंस वगैरह है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन रखेंगे। जैसे परसेंटेज की क्विक रिवीजन हो गया तो उसके 2 3 क्लास के अंदर परसेंटेज के जितने भी सवाल आते हैं वो सारे करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस के जितने भी सवाल आते हैं वो करेंगे। जैसे क्विक रिवीजन के अंदर ये होगा दोस्तों कि क्वेश्चंस करेंगे, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ा दी है एक बार, तो हम उसके बाद में लेंगे दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक है, ये उसको बोलेंगे हम क्विक रिवीजन बोलेंगे, जो एग्जाम टाइम पे लेंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले लेंगे, ताकि आप लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, यदि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, क्या करता है दोस्तों, एक व्यापारी है, क्या है दोस्तों, एक व्यापारी है, वो अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहा है सामान बेचते समय, है ना। छूट कितने की दोस्तों, 40% की। तो मैं क्या मान लेता हूँ दोस्तों, अगर मैं एमआरपी अगर 100 मान लूँ, एमआरपी अगर 100 मान लूँ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मेरा मेरा सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60%, है ना, 60 रुपये या 60%। ठीक है दोस्तों, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 40% का डिफरेंस है ना। मैंने क्या बताया दोस्तों आप लोगों को कि हमेशा अंकित मूल्य पर छूट देने पर क्या आती है, विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो जीरो से करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाई लेवल से करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट एमआरपी एसपी सीपी लिख के सोल्व कर दिया, नहीं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर कमजोर से कमजोर बच्चा भी जुड़ा हुआ है और होशियार से होशियार भी। ठीक है, कमजोर बच्चों के लिए क्या होता है दोस्तों कि उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को साइड में जैसे अपन लिखते हैं ना एग्जाम के अंदर, कि एग्जाम में तो कर नहीं पाते पर हम लिखते हैं ना कि ये हमने इस मेथड से किया। तो ये मेथड कौन सा दोस्तों, कि अंकित मूल्य पर छूट देने पर क्या आता है, अंकित मूल्य पर छूट देने पर क्या आता है दोस्तों, विक्रय मूल्य आता है, यह हमारे सेलिंग प्राइस आती है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा एमआरपी हो गया 100 और सेलिंग प्राइस होगी दोस्तों हमारी 60।
और वो बोलता है कि और उसे 30% की हानि होती है। समझ में है दोस्तों मेरी बात, कि एक व्यापारी है वो अपने सामान को 40% की छूट पर बेचता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो कि मेरा 60, और वो बोल रहा है कि इसको बेचने पर हमको कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, हमको 30% का नुकसान हो गया। अगर 30% का सेलिंग प्राइस पर नुकसान हो गया तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। दोस्तों अगर मैं कह दूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, तब कॉस्ट प्राइस मैं मानूँ एक्स और 30% का नुकसान हुआ, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 100 - 30/100। और हमारी देखो दोस्तों, क्रय मूल्य पर अगर लाभ या हानि करते हैं हम, तो हमारा क्या आता है दोस्तों, विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दोस्तों, 60, ठीक है ना। तो हमें क्या मानना है कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान क्या होगा, 60 × 100/70। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या आया, 600/7, ठीक है। तो हमारा दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, 600/7, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसका लाभ ज्ञात कीजिए, कि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब हमें क्या करना है, सेल करना है, पर सेलिंग प्राइस पर सेल नहीं करना है, हमें अंकित मूल्य वाले सेलिंग प्राइस पर सेल करना है, ठीक है। अंकित मूल्य पर सेल करने पर वो क्या बोल रहा है दोस्तों, कि अगर अगर आप एमआरपी अगर अंकित मूल्य पर बेचे जाए, तो ये यदि कि क्या होगा दोस्तों, अगर हम एमआरपी बेचेंगे तो एमआरपी क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा ना। अगर हम एमआरपी, वो कह रहा कि अंकित मूल्य पर बेचे जाए, तो एमआरपी किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर, तब सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 100, और हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, 600/7। समझ में आ गई मेरी बात, हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, 600/7। अब लाभ ज्ञात करते हैं, तो लाभ क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया ये लाभ, ठीक है। लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100, ठीक है। तो लाभ परसेंट हमारा क्या होगा दोस्तों, इसको मैं P% बोल दूं, P% बराबर हमारा विक्रय मूल्य कितना दोस्तों, 100 - 700 - 600/7 गुणा 100, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेसा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, P% बराबर 700 - 600/7/600/7, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब दोस्तों ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, गुणा पर गुणा में क्या दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा ऑलरेडी, ठीक है। देखो हमारा P% कितना हुआ दोस्तों, 700 में से 600 गया था, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बटे 600 गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल यहाँ पे, तो 100/6। तो हमारा P% कितना हो दोस्तों, 50/3। इस 50/3 को हम क्या बोल देंगे, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। तो यदि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो हमारा एमआरपी मान लेंगे 100, और अंकित छूट देने पर क्या आएगा, हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 60। अब अगर 30% की हानि होती है, तो हानि होती है तो हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 600/7, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेची जाएगी, अंकित मूल्य कितना हमारा 100, और सेलिंग प्राइस भी तब भी क्या बन जाएगी दोस्तों, 100 बन जाएगी। तब हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया अच्छे से, नहीं आया तो दोस्तों एक बार वापस समझ लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सही है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, क्या दोस्तों क्या दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। क्या दे रखा दोस्तों, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा दोस्तों, 500 रुपये। 500 है तो इसको क्या बोलते हैं, ये एमआरपी हमारा,
और क्रय मूल्य कितना दोस्तों, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, 400 रुपये। ठीक है, अब वो तो बोल रहा है दोस्तों कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। यानी दोस्तों इसके अंदर भी इसने सेम बोल दिया कि अगर हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, अंकित मूल्य के बराबर हो, या अंकित मूल्य किसके बराबर दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या अंकित मूल्य किसके बराबर हो दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्या होगा दोस्तों, यदि क्या बोला दोस्तों वो कि हमारा एमआरपी है वो किसके बराबर है दोस्तों, सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमारा जो एमआरपी है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है दोस्तों। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस हो गई है ना, वो सेलिंग प्राइस हो गई। तो हमें क्या करना है दोस्तों, प्रॉफिट तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट कैसे निकलता है दोस्तों, विक्रय मूल्य हो तभी प्रॉफिट निकलता है, अंकित मूल्य से प्रॉफिट नहीं निकलता है। अंकित मूल्य से दोस्तों छूट निकलता है, और विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, तभी हम उसका प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, तो हमको पता लग गया कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है, तो हम क्या इससे लाभ परसेंट ज्ञात कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और कैसे ज्ञात करेंगे वो हम इससे देखते हैं। देखो दोस्तों तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, देखो दोस्तों विक्रय मूल्य, तब हमारा देखो एसपी सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया अब दोस्तों, 500 रुपये हो गया। तो देखो दोस्तों प्रॉफिट होगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 500, कॉस्ट प्राइस हमारे हो गए 400, तो हमारा 100 रुपये क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंट तो हमको पता ही है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दोस्तों क्या होगा हमारा, प्रॉफिट बटे हुए क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट हमारा 100 का, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है दोस्तों, 400, और हम इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 100 बटे हुए 4। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम किससे, 4 से काटेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। ठीक है, तो हमारा 25% इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 500 है और क्रय मूल्य 400 है, तो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर दोस्तों प्रॉफिट परसेंट होगा 25%। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का टिन बेचता है, किसका, कॉफ़ी का टिन बेचता है, तो सेलिंग प्राइस हमारी आ गई, और उससे 12% का नुकसान होता है। देखो दोस्तों हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई और 12% का नुकसान होता है, तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर इसे वो 636 रुपये में बेचने का फैसला करता है, वो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब वो कॉस्ट प्राइस निकलने के बाद बोल रहा है कि उसको 636 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर लाभ कितना होगा दोस्तों। स्टार्टिंग के अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले, कब, सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ, प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, यहाँ से। तो यहाँ से अगर ये स्टार्ट हुआ और 528 रुपये में वो कॉफ़ी का टिन बेचता है, तो देखो दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस कितनी है, कि सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, इसका सेलिंग प्राइस दे रखा 528। ठीक है, और लॉस कितना हुआ दोस्तों, इसको लॉस हो गया दोस्तों इसको 12%। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर लॉस हमें पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। अब तब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी दोस्तों, तब इसकी कॉस्ट प्राइस, अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस की x है और लॉस कितना परसेंट है दोस्तों इसका, 12%, तो 100 माइनस 12 बटे 100। और देखो दोस्तों कॉस्ट प्राइस, अगर हमारे पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में अगर लॉस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा ना, या नहीं आएगा, मुझे बताओ पहले। अगर हम क्रय मूल्य के अंदर लॉस करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लॉस हानि करने पर हमारा विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य कितना हमारा 528। ठीक है, तो हमारा जो एक्स क्या है हमारे दोस्तों, यहाँ पर एक्स गुणा 88 बटे 100 बराबर 528। ठीक है, ये हो गया हमारा 528, और 528 हो गया, तो हम इसका क्या कर लेंगे दोस्तों, x बराबर 528 गुणा 100 बटे हुए 88। देखो दोस्तों अब यहाँ देखो कि हम अगर x का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, 11/11 दोनों में शायद है ना, 11 कम 11, 1144 का 4, फिर बचा 8, 88, 11/88 गुणा 100, और इसमें कितनी बार जाएगा 88 में, 11/88, फिर 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। तो दोस्तों x बराबर हमारा हो गया 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपये। तो हमारा दोस्तों x बराबर कितना हुआ, और x ही हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो
₹600। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे कितना है, ₹600 है। अब वो बोल रहा है ₹600 क्रय मूल्य आ गया, हमारा विक्रय मूल्य कितना दे रखा था पहले, 528, और अब 12% लॉस करने पर हमारा क्रय मूल्य आया ₹600। अब वो क्या बोल रहा है, अपना फैसला चेंज करता है कि अगर ₹600 मेरा क्रय मूल्य है और ₹636 में बेचूं तो लाभ कितना होगा। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से चेंज हो गया। ये तो छोटा एक, ये प्रश्न का क्या है दोस्तों, ये प्रश्न का दोस्तों, ये प्रश्न का क्या है दोस्तों, एक भाग है। ये प्रश्न का दोस्तों क्या है, एक भाग है, और ये प्रश्न का दोस्तों दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, प्रश्न का दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग है, तो दूसरा भाग में क्या है दोस्तों, दूसरा भाग में कॉस्ट प्राइस तो हमारी कितनी दे रखी है, 600, और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है दोस्तों, ₹636। तो डिफरेंस दोनों में कितना होगा दोस्तों, प्रॉफिट 36 का। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा दोस्तों, प्रॉफिट बटे हुए क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। इसको दो भागों में बांट दिया कि अगर एक जो व्यापारी ₹528 में कॉफी का टिन बेचता है तो उसे 12% नुकसान होता है। इतना सा क्वेश्चन करना है हमको, और हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी है। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद दोस्तों वो क्या बोल रहा है कि इसे कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद अब उसे बताओ मुझे इसको 636 में बेचूं तो कितना लाभ होगा। ठीक है, इतना सा दो पार्ट में बांट दिया हमने इस क्वेश्चन को। तो दो पार्ट में बांटने के बाद हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों, 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 36/6, यानी कि हमारा 6% क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर 6%। ठीक है, 6% हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हम क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, पार्ट में बांट लेते हैं ना, तो हमको समझने में दिक्कत नहीं आती है। एक साथ क्वेश्चन को करते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। पार्ट में बांट लो। देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि अगर मैं उसे 636 में बेचने का फैसला करता तो कितना लाभ होगा। इसमें 2 बार बेच दिया पर कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है। एक थोक व्यापारी ₹528 में कॉफी का टिन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। अगर मैं उसे ₹636 में बेचने का फैसला करता तो वो कितना लाभ होगा। दोस्तों, इसमें कॉस्ट प्राइस की कहीं बात ही नहीं आ रही है ना। यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट प्राइस की कहीं बात ही नहीं आ रही है, पर हमें खुद को इतना पता रहना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में कॉस्ट प्राइस का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तभी निकलते जब हमारी कॉस्ट प्राइस हो। समझ में आई मेरी बात, कि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस को निकलता है, और तभी सेलिंग प्राइस होती है। प्रॉफिट लॉस भी किस पे निर्भर है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस भी किस पे निर्भर है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट होते ही कॉस्ट प्राइस तो निकालनी है। ठीक है, एक थोक व्यापारी 10% के लाभ पर खुदरा व्यापारी का सामान बेचता है। देखो, थोक व्यापारी, इसको मैं बोल दूं थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को सामान बेचता है, और खुदरा व्यापारी से ग्राहक को बेचता है। वो खुदरा व्यापारी से ग्राहक को बेचता है। देखो, थोक व्यापारी 10% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को सामान बेचता है, और खुदरा व्यापारी इसे 20% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो 3 जने हो गए इसके अंदर, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और ग्राहक। ठीक है, थोक का मतलब होलसेल वाला, होलसेल वाले से दुकानदार लाते हैं, दुकानदार किसको बेचते हैं, ग्राहक को बेचते हैं। पता है ना आपको कि होलसेल वाला होता है एक मार्केट के अंदर, होलसेल वाले से दुकानदार लेके आते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, खुदरा वाले हो गए। वो खुदरा वाले से दोस्तों क्या है दोस्तों, वो ग्राहक लेके जाता है। तो होलसेल वाला भी कमाएगा इसके अंदर, खुदरा वाला भी कमाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं इसको कह दूं कि ₹100 थे उस थोक व्यापारी की कीमत, लागत कीमत कितनी थी, ₹100, और 10% लाभ पर वो किसको बेच रहा है, खुदरा व्यापारी को बेच रहा है, तो कितना हो गया दोस्तों, 110 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हो गया है दोस्तों ये, क्योंकि थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को 10% लाभ पर एक वस्तु बेच दी। ठीक है, अब वो बोलता है कि खुदरा व्यापारी से 20% लाभ पर ग्राहक को बेचता है, यानी थोक व्यापारी तो दोस्तों 10% लाभ कमा रहा है, और खुदरा व्यापारी कितना परसेंट लाभ कमा रहा है दोस्तों, 20% लाभ कमा रहा है। और 20% लाभ किस पे कमाएगा, वो 110 पे कमाएगा, न कि 100 पे, क्योंकि ₹100 क्रय मूल्य तो थोक व्यापारी का था जो आगे कंपनी से खरीद रहा है। ठीक है, अब वो जो हमारा खुदरा व्यापारी है वो ग्राहक को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर। तो देखो 110 का 20% कितना होगा दोस्तों, 120/100, 2 कैंसिल, 11 11 22, 11 और 1 12, 11 22 11 22 का 2, और 11 कम 11, 12 और 13 2 हो गया। ठीक है, तो देखो थोक व्यापारी ₹100 में खरीद रहा है, खरीद के 10% लाभ पर, सॉरी खुदरा व्यापारी, ठीक है, थोक व्यापारी ₹100 में खरीदता है,
10% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है। समझ में आ गई? यहाँ पर देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ये सोल्व होगा यहीं पे। 10% थोक व्यापारी ने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 10% लाभ पर उसको खुदरा व्यापारी को बेच दी। ठीक है, थोक खुदरा। ठीक है, अब वो खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है कि 20% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया, तो ये 20% लाभ पर इसको ग्राहक को बेच दिया। देखो 100 रुपये तो क्रय मूल्य किसका है? थोक व्यापारी का। 110 रुपये क्रय मूल्य किसका है? खुदरा व्यापारी का। और 132 रुपये किसका है? ग्राहक का। ठीक है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना परसेंट हो गया दोस्तों? 32%। थोक व्यापारी से ग्राहक तक आने में 32% का प्रॉफिट हो गया इन दोनों को, थोक को और खुदरा को। अब वो बोल रहा है कि यदि ग्राहक 2640 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत कितनी है? थोक व्यापारी की लागत तो 100 रुपये है। हमने पहले कह दिया थोक व्यापारी की लागत कितनी दोस्तों? 100 रुपये है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये ग्राहक का कितना है दोस्तों? 132, उसकी वैल्यू कितनी दोस्तों ग्राहक की? 2640 रुपया। ये है ना कि 2640 किसके बराबर दोस्तों? ये थोक व्यापारी, ये जो सॉरी ग्राहक है, ग्राहक, उस ग्राहक का ने कितनी का भुगतान किया दोस्तों? 132 रुपये का। और इस 132 की वैल्यू कितनी दोस्तों? 2640 की। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? एक की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों कितनी? 2640 बटे हुए 132। और हमारे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि 100 किसका मूल्य है दोस्तों? थोक है। ये 100 है थोक व्यापारी का क्रय मूल्य, जिसने ये आगे से खरीदा। कहाँ से? कंपनी से खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बटे हुए 2640 बटे हुए 132 गुणा 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो देखो दोस्तों 132 में किसका भाग जा रहा है? हाँ, 11 जा रहा है भाग। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, इसमें 11 का भाग जाएंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 0। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 20 इंटू 100 बराबर 2000 रुपये। यानी कि दोस्तों थोक व्यापारी की लागत कितनी दोस्तों? 2000 रुपये। और ग्राहक को वो कितने बेच रहा है दोस्तों? वो 2640 रुपये में। ठीक है, कितने बेच रहा है वो दोस्तों? 2640 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, कर लिया हमने। अब देखते हैं दोस्तों, एक दूध वाला है, वो 25 रुपये लीटर दूध भी खरीदता है। क्या दूध वाला 25 रुपये लीटर दूध खरीदता है? किससे खरीदता है दोस्तों? वो आगे से खरीदता है। आगे जैसे आपको पता है शहरों में जो दूध वाले घूमते हैं, टंकी लेके, दूध की आती है टंकी, एक गाड़ी के लटका के दूध बेचते हैं। तो वो क्या पूरा दूध, जैसे किसी ने बेच दिया 200 किलो दूध बेचा, इसने 100 किलो दूध बेचा, तो क्या दूध घर से उगता है क्या? ये घर पे गाय भैंस बंधी हुई उसके? नहीं, वो क्या करता है दोस्तों, जो गांव के अंदर होते हैं दोस्तों गांव वाले, तो गांव वाले क्या करते हैं, किसी घर पे 5 किलो हुआ, किसी को 10 किलो हुआ, किसी का 2 किलो हुआ, किसी का 3 किलो, तो वो सारा इकट्ठा करके वो दूध वाला लेके जाता है। नहीं मेरी बात, वो जो डेयरी वाले होते हैं ना, ये डेयरी वाले क्या करते हैं दोस्तों, ये बाहर बाजार में भी बेचते हैं। और ये लेते कहाँ से हैं? जैसे कोई गांव हो गया, तो गांव में आपको पता है हर गांव में डेयरी खुल रही है आजकल। तो वो गांव वाले क्या करते हैं दोस्तों, जो डेयरी वाले हैं, वो गांव से 2-2 किलो, 3-3 किलो, 1-1 किलो, 2-2 किलो दूध इकट्ठा करके वो बेच देते हैं। किसको? ये दूध वाले को। दूध वाला वहीं से ले जाता है, 2-4 रुपये प्रॉफिट मिलता है उसको, पर वो दूध वाला उस डेयरी से ले जाता है। और कोई दूध वाले ऐसे भी होते हैं जो जिसके खुद के घर के अंदर भी है, और वो क्या करते हैं, बाजार से थैले डाल देते हैं दूध के अंदर। ठीक है, तो ऐसे दूध वालों से सावधान रहिएगा। ठीक है, तो अब क्या करता है कि एक दूध वाला 25 रुपये लीटर दूध खरीदता है। किससे खरीदता है दोस्तों? वो गाँव वालों से खरीदता है या डेयरी से खरीद लेता है। ठीक है, और उसमें वो 1/4 पानी मिलाता है, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट तो देखेगा ना, मतलब जितना दूध है ना उसका 1/4 पानी मिलाएगा। यानी 10 किलो दूध है तो 2.5 लीटर, 100 किलो अगर दूध लिया उसने बाजार से, तो क्या करेगा दोस्तों, 25 लीटर पानी मिला देगा। ठीक है ना, समझ में आ गई? और वो पानी उसकी क्या है दोस्तों? प्रॉफिट है। कितना दोस्तों? पानी इसका क्या प्रॉफिट है। और दूध पे तो प्रॉफिट है जो ही है, दूध पे जैसे 2-4 रुपये किलो पे दूध कमा रहा है वो पैसे, पर वो पानी मिला दिया ना, तो उस पानी का तो वो प्रॉफिट पूरा 100% का 100% उस पानी का प्रॉफिट मिल जाएगा उसको। तो इस मिश्रण का को 26 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें देखो ध्यान देने वाली बात पता क्या है, कि 25 में तो खरीद रहा है और 26 में बेच रहा है, तो क्या वो 1 रुपये लीटर यही कमा रहा है क्या? मुझे ये बताओ। नहीं दोस्तों, दूध वाले ने 25 रुपये लीटर दूध खरीदा और 26 रुपये प्रति लीटर दूध बेचता है, तो वो क्या 1 लीटर में 1 रुपये कमा रहा है क्या? नहीं दोस्तों, उसने पानी ऐड कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? उसने पानी ऐड कर दिया, और तो पानी पर जितना ऐड किया उतना तो 1 रुपये कमाएगा ही कमाएगा, पर पानी का कितना मूल्य है दोस्तों? अब वो पानी को किस मूल्य से बेच रहा है? वो तो 26 रुपये लीटर से पानी को बेच रहा है। वो दोस्तों समझ में आई मेरे बात? वो 26 रुपये लीटर से पानी को बेचने लग गया। मतलब दूध तो बेचा ही, जो बेचा, दूध के अंदर पानी मिक्स होने से वो वाइट हो गया और उसको भी दूध के भाव बेच दिया।
चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। समझ में आ गई होगी मेरी बात आप लोगों को। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कि दोस्तों मैं क्या कहता हूँ कि 25 रुपये लीटर दूध है, दूध वाला दूध वाले का क्रय मूल्य कितना दोस्तों? क्रय मूल्य दोस्तों वो दूध वाला खरीदता कितने में दोस्तों? 25 रुपये लीटर में। मैं क्या मानता हूँ कि उसमें वो 1/4 पानी मिलाता है। दोस्तों हमें दूध का पता है कि कितना लीटर दूध खरीदा? नहीं, हमें दूध का पता नहीं है कि कितना लीटर दूध उसने खरीदा। पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम करेंगे कि दूध मान लेंगे। दूध को क्या मान लेंगे दोस्तों? इसके गुणा में मानेंगे कि 4 और 1 है, तो हम क्या मानेंगे? 4 के गुणा में अंदर दूध को मानेंगे कि दूध कितना लीटर था। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, पॉइंट रहता है ना, पॉइंट दशमलव के अंदर आंसर आने का चांस रहता है। तो हम क्या करते हैं, उन सभी दुविधाओं से बचने के लिए उसको गुणज के रूप में लेते हैं। क्या दोस्तों, मैं क्या कहता हूं कि माना मेरे पास कितना लीटर दूध था, माना मेरे पास 8 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है दोस्तों? 8 लीटर दूध है। तो 8 लीटर दूध वाले की कीमत वो कितने में खरीदता है दोस्तों? 25 रुपये लीटर तो खरीद रहा है, पर कितना लीटर खरीदा ये पता है क्या आपको? नहीं पता है ना। मैंने मान लिया कि मेरे पास कितना लीटर दूध है दोस्तों? 8 लीटर दूध है। मैंने क्या माना दोस्तों कि मेरे पास 8 लीटर दूध है, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरे पास कितना लीटर दूध है दोस्तों? 8 लीटर दूध है, ठीक है। तो बताओ मुझे कि अब दूध वाले की कीमत कितने में खरीदा दोस्तों? दूध वाले ने कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों? टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल क्रय मूल्य बोल देते हैं हम इसको ना। 25 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा दोस्तों? 200 रुपये। दोस्तों मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास तो 8 लीटर दूध है। कितना दूध है दोस्तों? मेरे पास 8 लीटर दूध है, और मैंने मान लिया कि मेरे पास 8 लीटर दूध है होने के बाद 25 रुपये लीटर से मैं खरीदता हूँ, तो 200 रुपये में मेरे दूध आ गया, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है, अब चालाक है दूध वाला, उसने क्या किया दोस्तों, उस 8 लीटर दूध में अब पानी मिलाने पर क्या हो गया दोस्तों? वो ये तो हो गया फर्स्ट, पानी कितना मिलाया दोस्तों? पानी मिलाया, कितना मिलाया दोस्तों उसने? 1/4। किसका दूध जितने लिया ना उसने, उसका 1/4, यानी उसने 100 लीटर दूध लिया तो 25 लीटर दूध पानी उसमें मिला देगा। 10 लीटर लिया तो 2.5 लीटर मिलाएगा, और 8 लीटर उसने दूध लिया तो कितना मिलाएगा दोस्तों? वो कितना लीटर पानी मिलाएगा वो दोस्तों? 1/4 गुना 8, है ना। कि मतलब टोटल दूध का कितना मिलाएगा दोस्तों? वो 1/4, यानी 1/4 उसका पानी मिलाएगा। तो पानी कितना मिल गया दोस्तों? 2 लीटर उसने पानी मिलाया। तो टोटल दूध कितना हो गया दोस्तों, मुझे बताओ। 2 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल दूध कितना हो गया दोस्तों? टोटल दूध हो गया दोस्तों इसने 8 + 2 = 10 लीटर। यानी उसने 2 लीटर का क्या कर लिया दोस्तों? प्रॉफिट कर लिया। समझ में आई मेरी बात आपको? कि अब क्या है दोस्तों, दूध वाले ने 8 लीटर दूध तो खरीदा, 200 रुपये कॉस्ट हो गई। उसने 8 लीटर दूध में 1/4 दूध, जो जितना दूध खरीदा ना उसका 1/4 या 1/4 उसने पानी मिला दिया। तो अब कितना लीटर दूध हो गया दोस्तों? 10 लीटर दूध हो गया, ठीक है। 10 लीटर दूध हो गया। अब वो दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, वो दुकानदार क्या कह रहा है दोस्तों, वो उसे दूध वाला अब उस दूध को क्या कर रहा है दोस्तों? 26 लीटर के हिसाब से बेच रहा है। किसके हिसाब से बेच रहा है दोस्तों? इसको 26 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा है। देखो दोस्तों, मेरे यहाँ पर जो 25 रुपये लीटर दूध था उसको मैंने 8 लीटर खरीदा उस समय। कितना? 8 लीटर, तो 200 रुपये आ गया। अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन चेंज हो गया। प्रश्न क्या हो गया दोस्तों? चेंज हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अब दूध कितना है दोस्तों? अब दूध कितना है दोस्तों? पानी मिलाने पर 10 लीटर। पानी मिलाने पर अब कितना दोस्तों? दूध 10 लीटर। और अब दूध की कीमत कितनी है दोस्तों? अब दूध की कीमत 26 लीटर। वो 26 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा है ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 × 26 = 260। कितना हो गया दोस्तों? 260। समझ में आई मेरी बात? अब बताओ मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ उसको? टोटल क्रय मूल्य उसका कितना दोस्तों? 200 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों? 260 रुपये। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया दोस्तों। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों उसको? प्रॉफिट हो गया उसको 260 - 200, कितने का दोस्तों हुआ प्रॉफिट? 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रॉफिट के अंदर क्रय मूल्य का भाग दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या निकलेंगे?
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे हुए क्रय मूल्य गुना 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों हमारा 60 बटे हुए 200 गुना 100। 2 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो इसको 30 बार, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो गया 30%। यानी कि उस बेईमान दूध वाले ने 30% का प्रॉफिट कमा लिया। यानी देखो दोस्तों, दूध वाला भी कमा रहा है और दूध वाला दुकानदार से ज़्यादा कमा रहा है। समझ में मेरी बात, कि दूध वाला दुकानदार से ज़्यादा कमा रहा है दोस्तों, क्योंकि दुकानदार तो क्या 1-2% का मार्जिन रखते हैं, तो बट दूध वाला 30% का मार्जिन रख रहा है, क्योंकि पानी मिला रहा है। वो सारा क्या कर रहा है दोस्तों, वो सारा दुकानदार पानी मिलाता है और आप लोगों को बेचता है और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और आप लोग अच्छे से पीते हो। पर दोस्तों वो थैली वाले दूध से तो अच्छा ही है, ठीक है। अब फिर आ गया दूध वाला क्वेश्चन कि एक दूध वाला 24 लीटर दूध खरीदता है, वह इसमें 1/5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपये लीटर में बेचता है, तो इसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखो दोस्तों, पहले तो 25 में खरीदता है, 26 में बेच रहा है, और अब क्या कर रहा है दोस्तों, वो 32 रुपये लीटर दूध में बेच रहा है। वो कितने में बेच रहा है दोस्तों, 32 रुपये लीटर में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया, दूध वाले कितने में खरीदता है दोस्तों, दूध वाले की कॉस्ट प्राइस तो दोस्तों दूध वाले कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24 रुपये, ठीक है। और मैंने माना दूध कितना था। मैंने दोस्तों दूध मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो रहता है ना, उसके गुणज के अंदर ही हम मानते हैं, यानी 5 का गुणज के अंदर ही हम कितना मानेंगे कि दूध था मेरा, कितना मानेंगे, दूध था। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास दूध कितना है, मेरे पास दूध कितना है, वो दूध कितना खरीदता है, सॉरी मेरे पास तो कहाँ से आएगा, दूध खरीदा, कितना खरीदा दोस्तों वो, मैं 5 लीटर मान लेता हूँ कि उसने 5 लीटर दूध खरीदा। कितने, 5 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। 5 लीटर दूध खरीदा मैंने, मान लिया 5 ही गुणज मानना दोस्तों उसके अंदर, क्योंकि 1/5 लिखा हुआ है। नहीं तो अगर हम 1 जैसे 2 लीटर 3 लीटर मानेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आंसर तो सेम ही आएगा पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए, क्वेश्चन तो हमें करना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 24 को हम किससे गणना करेंगे दोस्तों, 5 से, तो हमारा 120 रुपये में वो क्या खरीदा दोस्तों, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई 120 रुपये। यानी कि उसने उस दुकानदार दूध वाले ने 120 रुपये में 5 लीटर दूध खरीद लिया 24 रुपये के भाव से। बात खत्म यहीं तक। अब सेकंड में क्या करना है दोस्तों, वह इसमें 1 पानी डालता है। पानी डालने पर ये बताओ मुझे, दूध 5 लीटर रहेगा क्या, नहीं 6 लीटर रहेगा ना। 6 लीटर कैसे रहेगा दोस्तों, पानी कितना मिलाया उसने, पानी मिलाया, कितना मिलाया दोस्तों, पूरे दूध का 1/5, यानी पूरे दूध का 1/5 पानी मिलाया, तो मतलब 5 से 5 कैंसिल, यानी इसने 1 लीटर क्या कर दिया दोस्तों, पानी मिला दिया। तो टोटल दूध कितना हो गया दोस्तों, 5 + 1 6 लीटर, यानी अब टोटल दूध कितना दोस्तों, 6 लीटर दूध है। और अब वो 6 लीटर दूध को किस हिसाब से बेच रहा है दोस्तों, 32 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो टोटल दूध का विक्रय मूल्य कितना दोस्तों, विक्रय मूल्य दोस्तों वो कितना है दोस्तों, अब 32 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहा है ना वो। तो 32 को किससे गुणा कर देंगे हम दोस्तों, 32 गुणा 6, तो कितना हुआ, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 × 18 1 19, ठीक है। कितना दोस्तों, टोटल दूध का विक्रय मूल्य 132 रुपये। समझ में आ गया आपको कि एक दूध वाला 24 रुपये लीटर का दूध खरीदता है और वह उसमें 1/5 पानी मिला जाता है, यानी टोटल दूध का वो 5वां भाग है ना, टोटल दूध का 5वां भाग वो क्या करता है दोस्तों, पानी मिलाता है और इस मिश्रण को 32 रुपये लीटर के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और प्रॉफिट कितना दोस्तों, उसने 1/5 कर दिया पहले ही, तो हमारे पास अब प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं कि हम, निकालो दोस्तों कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है दोस्तों, प्रॉफिट बटे हुए क्रय मूल्य गुना 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना दोस्तों, यहाँ पे देखो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 192 और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 120, ठीक है। तो 2 से 2 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है 0 से 0। तो हमारा 72 रुपये क्या है दोस्तों, इसका प्रॉफिट है। 72 कितना है दोस्तों, इसका प्रॉफिट है 72। तो अब देखते हैं हम कि 72 अगर हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा दोस्तों, 72 बटे हुए कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 120 गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 6 72। तो हमारा दोस्तों प्रॉफिट कितना है दोस्तों, इसके अंदर 60%, यानी उस दूध वाले ने दोस्तों कितना प्रॉफिट कमाया,
60% प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों उसने। कितना? 60%। ठीक है। अगर कोई खुदरा व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है, तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, ये खुदरा व्यापारी है और अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अगर मैं कह दूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, यहां पर मैं क्या कह दूं दोस्तों कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, देखो अंकित मूल्य दे रखा है, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, यहाँ पे एमआरपी आएगी, है ना, एमआरपी या अंकित मूल्य। ठीक है, कि अगर कोई खुदरा व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो एमआरपी हमारे 100 है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी दोस्तों? सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 20% छूट देने पर 80 रुपये, 20% छूट पर। ठीक है, और इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है, और इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है, तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? क्या कह रहा दोस्तों कि वह इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है। क्या कह रहा दोस्तों कि अगर कोई खुदरा व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, कितने की दे रहा है दोस्तों? 20% की छूट देने पर हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, और इस तरह पर लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि वो लागत मूल्य पर बेचता है। दोस्तों जो हमारे विक्रय मूल्य आया ना, वही क्या है दोस्तों? सेलिंग, वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कि वह लागत मूल्य मतलब जो जितने में सामान खरीदा, जितने में सामान बना, उतने में वो क्या कर रहा है दोस्तों? बेच रहा है। तो हमारा दोस्तों ये लागत मूल्य पर बेचने पर क्या होगा दोस्तों? हमारा सेलिंग प्राइस ही क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? क्या सेलिंग प्राइस हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों? कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों बन जाएगी? 80 बन जाएगी। कब? जब वो लागत मूल्य पर ही बेचता है। हमने क्या निकाला दोस्तों? अंकित मूल्य से हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, पर विक्रय मूल्य निकालने के बाद वो क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य पर ही वो बेचता है। बेचता है मतलब समझ गए आप कि सेलिंग प्राइस ही उसकी कॉस्ट प्राइस है। क्या? सेलिंग प्राइस ही हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो हम देखो दोस्तों, ये 80 हमारी कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो गई दोस्तों? 80, और एमआरपी कितनी दोस्तों? 100। जब एमआरपी कॉस्ट प्राइस 80 है और एमआरपी 100 है, तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 20 का। ठीक है, तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो दोस्तों, कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों? 20। ठीक है ना, कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों? वो 20 अधिक है। और किससे अधिक है दोस्तों? वो लागत मूल्य से अधिक है। देखो दोनों में डिफरेंस कितने का दोस्तों? 20 का डिफरेंस है। और वो कह रहा है कि किससे अधिक है? किससे अधिक है वो दोस्तों? 80 से अधिक है। 80 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 80 से अधिक है, तो 80 हमारे लिख दिया कॉस्ट प्राइस। और हमें क्या निकालना दोस्तों? परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 2 चौक 8, सॉरी 2 का भाग हम 4 8 में देंगे तो 4 बार। ठीक है, ये 4 बार कट गया। तो हमारा जो 100/4 गुणा 25, यानी वो 25% दोस्तों क्या है? हमारा लागत मूल्य से अंकित मूल्य अधिक है। समझ में आई मेरी बात? दोस्तों क्या कहा कि कोई खुदरा व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस तरह लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि इसके अंदर कॉस्ट प्राइस क्या हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो गया। तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों? देखो हमारा कॉस्ट प्राइस तो 80 हो गया, और एमआरपी कितना हो दोस्तों? 100 रुपये हो गया। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 20 का। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में दोस्तों डिफरेंस कितने का हो गया? 20 का डिफरेंस है। कितने का? 20 का अंतर। ठीक है, 20 का अंतर है। और देखो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि 20 का अंतर है, वो क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस पर पूछ रहा है वो, न कि एमआरपी पे पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है दोस्तों? 25% अधिक है। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था, तो कलम का क्रय मूल्य क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये सबसे क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या? सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी दोस्तों? 24 रुपये। उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। हम दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन से कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन से। कैसे? ऑप्शन से कर लो। लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। देखो दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि मेरा लाभ अगर मैं 20 मानूं, तो मेरा लाभ किसके बराबर दोस्तों? क्रय मूल्य के बराबर है ना। लाभ किसके बराबर दोस्तों? लाभ क्रय मूल्य के बराबर। अगर मैं कहूं कि लाभ मेरा कितना 20 है, वो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 20। लाभ कितना है? 20%। वो क्रय मूल्य कितना? 20। तो देखो दोस्तों
क्रय मूल्य को अगर मैं 120/100 करूंगा तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य आ गया क्या? देखो दोस्तों, किसके बराबर दोस्तों? लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ किसके बराबर दोस्तों? क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम देखो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी और बिना ऑप्शन के भी। देखो दोस्तों, मेरा लाभ परसेंट 20%, लाभ परसेंट किसके बराबर दोस्तों? 20 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं 20 का 20% कितना होगा दोस्तों? 20 का 20%, 1 से 1 कैंसिल, कितना? 4। तो 20 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 24। कितना? 24। यानी कि अगर मैं 20 रुपये क्रय मूल्य मानूँ और 20% इसका लाभ मानूँ तो क्या हमारा जो क्रय मूल्य वो आ गया क्या? वो हमारा क्रय मूल्य आ चुका दोस्तों। कितना? 24। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों? अगर हमारा सेलिंग प्राइस 24 है तो माना कॉस्ट प्राइस कितनी? 20। तो लाभ भी कितना हो गया दोस्तों? लाभ परसेंट भी कितना हो गया दोस्तों? 20%। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में दे रखा है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगर डीपली जाएंगे ना तो डीपली में दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ऐसी आती प्रॉब्लम कि वो गुणा नहीं कर पाते। ठीक है, वो एलजेब्रा के अंदर चली जाता है। किसके अंदर चली जाता है दोस्तों? वो एलजेब्रा के अंदर चली जाती है वो चीज़ें। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर कैसे करेंगे? अगर हम देखो कॉस्ट प्राइस हमारे 20 है, लाभ हमारा 20% है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। किससे निकालो दोस्तों? कि 20 को अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 0 2 0 कैंसिल, तो 4 आ गया हमारे पास। 4 हमारा क्या दोस्तों? प्रॉफिट। अगर हम क्रय मूल्य के अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया क्या? तो 20 + 4 = 24। यानी हमारा जो 20 रुपये अगर मैं मानूँ किसको? क्रय मूल्य को मानूँ और 20% इसको प्रॉफिट मानूँ, तब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माना एक्स क्या दोस्तों? माना कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों? एक्स। तो एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है तो x% वो क्या है दोस्तों? अधिक है। तो 100 + x बटे 100 = 24। ठीक है, क्या समझ में आया दोस्तों? कि क्या कह रहा है? अगर मैं कॉस्ट प्राइस x मान लूँ और लाभ भी क्या मानूँ दोस्तों, और प्रॉफिट कितना मानूँ दोस्तों मैं? लाभ कितना मानूँ दोस्तों मैं? लाभ x% मानता हूँ। कितना? x% मानता हूँ लाभ। तो कितना होगा? 100 + x हो जाएगा लाभ। तो अगर मैं क्रय मूल्य के अंदर लाभ जोड़ दूँ तो कितना आएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा। तो दोस्तों इस दोनों गुणा करो तो 100x + x² = 2400। इधर आ जाएगा दोस्तों। इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो x² + 100x - 2400 = 0। ठीक है, अब एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखो इसके अंदर ये है ना, एलजेब्रा के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया दोस्तों? वो एलजेब्रा के अंदर। एलजेब्रा मतलब हमारी जो बीजगणित होती है ना, उसके अंदर आ गया ये। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसके अंदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन के अंदर 20 का मान रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके अंदर सारा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा दोस्तों? इसके अंदर क्या करना दोस्तों? ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा क्या हो? 100 हो, जिसका योग, सॉरी, ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसका योग तो क्या हो? 100 हो और गुणा क्या हो? -2400। क्या हो दोस्तों? योग क्या हो? 100 हो और गुणा क्या हो दोस्तों? -2400। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? 120 x² + 120 - 20 - 2400 = 0। क्या अगर मैं 120 में -20 जोड़ूँ तो क्या? अगर मैं कहूँ कि 120 में -20 जोड़ूँ तो क्या आएगा? 100। और 120 को -20 से गुणा करूँगा, कितना आएगा दोस्तों? -2400। कितना आएगा? -2400। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कॉमन लेंगे दोनों में तो क्या आएगा? यहाँ पे 20x आएगा यहाँ पे। ठीक है, x भी है। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? अंदर x + 120। फिर इधर -20 कॉमन लेंगे तो -20 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? x + 120। ठीक है, दोनों में फिर कॉमन लेंगे क्या? x + 120, x + 120
और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, x माइनस 20 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, दोस्तों इसके अंदर क्या दो मान आ गए, तो x का मान क्या है दोस्तों, x बराबर x प्लस 120 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। दोस्तों ऐसी चीज़ें है ना हम विस्तार से एलजेब्रा के अंदर देखेंगे, बीजगणित के अंदर, ठीक है। तो x का मान क्या है दोस्तों, x बराबर माइनस 120, क्या है दोस्तों, x बराबर माइनस 120 और x बराबर 20। दोस्तों मुझे ये बताओ कि क्या क्रम मूल्य माइनस में हो सकता है क्या, कि मेरे पास माइनस के अंदर 5 रुपये थे, माइनस के अंदर मेरे पास 10 रुपये थे, नहीं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और हमारा पॉसिबल मान कौन सा है, 20, ठीक है। हमने दोनों तरीके से सीख लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। हम आगे देखते हैं। यदि एक थोक व्यापारी चॉकलेट का बॉक्स 960 में खरीदता है और उसे 20% का मुनाफा है, यदि वह इसे 1120 में बेचने का फैसला करता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, इसका सेलिंग प्राइस है 960 रुपये। प्रॉफिट कितना है दोस्तों इसके अंदर, प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों, 20%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे क्या। मैं क्या कहता हूँ, कॉस्ट प्राइस मेरी x है, तो प्रॉफिट कितना है 120% है, तो 120 बटे 100, सेलिंग प्राइस कितनी है 960 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इससे इससे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इससे मैं हमारे कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा क्या। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, x 960 गुणा 100 बटे 120, तो 1 0 से 1 कैंसिल, 12×96, तो 800 रुपये हमारा क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ गई। वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 800 है और सेलिंग प्राइस कितनी दोस्तों, हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है दोस्तों, 1120 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 320 का, यानी कि हमारे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों ज़्यादा है, 320 रुपये ज़्यादा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना दोस्तों, 320 रुपये। और इसको क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 320 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा 800 गुणा 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 8 3 24 8 4 32, यानी हमारा 40% क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। हम देखते हैं आगे। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी इसे 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। देखो दोस्तों यहाँ पे थोक व्यापारी है और यहाँ पे खुदरा व्यापारी है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ग्राहक। थोक व्यापारी के लिए वो मूल्य कितना दोस्तों, 100% मान लेता हमने कि 100% या 100 रुपये उसका क्या है दोस्तों, थोक व्यापारी का लागत मूल्य है। और वो लागत मूल्य से 5% अधिक पर खुदरा व्यापारी को बेचता है, तो खुदरा व्यापारी कितना होगा दोस्तों, 105 रुपये। ये होगा ना दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, 105 रुपये हो गया, ठीक है, 105 रुपये हो गया। और वो क्या कह रहा है, 10% के लाभ पर उसे ग्राहक को बेचता है, क्या 10% के लाभ पर वो क्या करता है दोस्तों, ग्राहक को बेचता है। 10% लाभ पर क्या हो गया दोस्तों, 105 का क्या निकालना है, 10% निकालना है बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या है दोस्तों 10.5 है ना, 10.5 रुपये से अधिक है, तो 105 में 10.5 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 115.5 रुपये। यानी कि थोक व्यापारी 100 रुपये लागत से 100 वस्तु खरीदता है या जैकेट खरीदता है, खुदरा व्यापारी को वो 105 में बेच देता है, यानी 5% लाभ पर बेच देता है। और खुदरा व्यापारी ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया दोस्तों, थोक से खुदरा में 5% का डिफरेंस है, इनमें 5% प्रॉफिट पर बेचता है और ये 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य तो हमें पता है कितना है दोस्तों, 100 रुपये। और ग्राहक का भी हमें जो क्रय मूल्य है वो पता है कितना, 4158 रुपये, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अब बताओ मुझे, यहाँ पर दोस्तों 115.5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 4158, यानी कि थोक से 100 में खुदरा का 105 हो गया, कितना 5% बढ़ने पर, और 10% बढ़ने पर खुदरा से ग्राहक कितना हो गया, 115.5% हो गया। तो दोस्तों ग्राहक ने कितने का भुगतान किया, 115.5 रुपये का, पर वो उसने 115.5 का भुगतान नहीं किया, उसने किया 4158 का, यानी कि दोनों क्या हो गए दोस्तों, बराबर हो गए, ठीक है। हमें किसका मान निकाला, 100 का, 115.5 का पता है हमको, 4158 है, तो 100 का पता कर लेंगे क्या, हम कर लेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों कैसे करेंगे, अब हम क्या करना है, एक की वैल्यू क्या आएगी, 4158 बटे हुए 115.5, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, हमारे 100 क्या है दोस्तों, थोक व्यापारी का क्रय मूल्य या लागत मूल्य, ठीक है। 4158 बटे हुए 115.5 गुणा 100, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं, इस 1 0 को हटा देते हैं तो पूरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 0 और आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 4158 बटे हुए 1155 गुणा 100, 1000। अब बताओ मुझे इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 33 11 का जा रहा है क्या इसके अंदर,
8 5, हाँ 11 का 11 दोस्तों, इसके अंदर किसके बाद 11 दोस्तों, 11 का 11 कितनी बार कटा, 11 11 11 33, बच्चा कितना फिर 8, 85 हो गया, क्या 77, फिर बच्चा 8, 11 88, 11 कम 11 और 11 पंजो 55, ठीक है, पूरा 100। फिर हमारे पास दोस्तों कितना आया आंसर, अगर हम कहते हैं इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ 3 का भाग जाता है एक बार, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 चंग 18, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, गुणा 100, ठीक है। तो 100 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, सॉरी 5 यहाँ पे जा रही है, ठीक है। 5 से कितनी बार कटेगा, 200 बार, और ये कितनी कटेगा, 7 बार, 7 के बाद इसमें देंगे तो 7 एकम 7, 7 आटा 56, तो हमारा 100% या 100 रुपये कितने किसके बराबर दोस्तों, 18 इंटू 200 या 3600, ठीक है। तो हमारा दोस्तों जो थोक व्यापारी है उसके लिए क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, या लागत मूल्य 3600 रुपये, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे कि 12% और 8% की दो क्रमिक छूट किसके बराबर है, तो दोस्तों किसके बराबर होती है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100, ठीक है। तो हम छूट को क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस में लेते हैं, तो -12 -8 प्लस, ठीक है, प्लस क्या है दोस्तों यहाँ पर, ये देखो दोस्तों यहाँ पर -12 -8 बटे हुए 100, ठीक है। तो ये तो हो गया -20 प्लस, देखो माइनस से गुणा के अंदर क्या होता है दोस्तों, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर 12×96 बटे हुए 100, ठीक है, तो प्लस आ गया, तो क्या होगा दोस्तों -20 प्लस 0.96, दोस्तों 0.96 अगर इसने घटाएंगे हम किससे, 20 से, -20 से, तो क्या आएगा दोस्तों, वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों -19.4, ठीक है। 0.96 घटाएंगे तो क्या है दोस्तों 19.4, और इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, करीब करीब 19% के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर दोस्तों, -19 के, अप्रोक्सीमेट या लगभग किसके बराबर दोस्तों, 19.4% के, ठीक है। और माइनस लगा रखा तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वो छूट हो गई, ठीक है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, तो दोस्तों मैं क्या करता हूं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पर छूट नहीं दे रखी है, तो लाभ दे रखा, तो लाभ किस पे मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस कितनी निकाल लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 100 में निकाल लेता हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 130, कितनी 30% अधिक है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर ही गणना की जाए, इसे इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। यानी दोस्तों हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों, जो लाभ निकालते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। पर इस प्रश्न में क्या दे रहेगा कि नहीं, क्रय मूल्य पर मत निकालो, आज आप विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकाल के बताओ मुझे। समझ में आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य पर तो दे रहेगा कितना परसेंट, 30% लाभ दे रहेगा, नहीं अब 30% नहीं, आप मुझे बताओ कि आज अगर आप क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो तो कितना परसेंटेज होगा। देखो दोस्तों क्रय मूल्य पर गणना कर रखी तो 30% दे रखा है हमारे पास, क्योंकि क्रय मूल्य 100 हो, सेलिंग प्राइस हमारे 130 है, तो 30% लाभ हो रखा है, तब क्रय मूल्य 100 हो। अब वो कह रहा है कि नहीं 100 मत मानो, 130 मान के करो, 130 मान के प्रॉफिट निकालो। तो देखो दोस्तों हमारा प्रॉफिट तो कितना है दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है दोस्तों, प्रॉफिट वो तो कितना है दोस्तों, 30 रुपये है। और अब दोस्तों क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गई दोस्तों, वो सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस पर ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बन गई दोस्तों, कॉस्ट प्राइस बन गई, या इस पर निकालो आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर 30, मैं नीचे क्रय मूल्य लिखूँ या विक्रय मूल्य लिखूँ, विक्रय मूल्य लिखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो 130 बटे हुए 100 गुना 100, ठीक है, एक दो से एक दो कैंसिल, तो 300 बटे हुए 13, इसमें भाग कितने बार जाएगा दोस्तों, 13 दूनी 26, बच्चा 40, 13 39, बच्चा 13 39 23 आ गया क्या, ठीक है।
13 का 26 का 2 बचा 40, 39 का 3 बचा 1। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगा दिया। फिर कितना बचा 10 का 100। ठीक है, तो हमारा जो 23 है ना, 23 क्या आ गया दोस्तों इसका कैलकुलेट, 23.1 क्या आ गया दोस्तों इसका आंसर आ गया। पॉइंट में है ना, तो 23.1 आंसर आ गया कि राम एक वस्तु को बेचकर क्या करता है दोस्तों। ठीक है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत हमारे क्या होगा दोस्तों 23.8 जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है हमने। अब दोस्तों हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम आगे एसआई और सीआई को लेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम एक चीज़ और करेंगे कि हमारे जैसे ही 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, हम क्विक रिवीजन भी रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, क्विक रिवीजन भी रखेंगे, जिसके अंदर हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एसआई सीआई जो जितने भी टॉपिक हमने प्रीवियस ईयर कराते जाएंगे हम इन दिनों में, उन सभी का एक एक साथ लेंगे। क्विक रिवीजन मतलब दोस्तों उसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे 50, 60, 100 क्वेश्चंस लेंगे उन हर चैप्टर के, तो आप लोगों को वो दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एकदम बेसिक्स से है, एकदम जीरो लेवल से है, ताकि कोई नया बच्चा भी हो वो उसको भी समझने में दिक्कत नहीं आए। दोस्तों इसी प्रकार आप अपना सहयोग बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है दोस्तों, और एक बात और दोस्तों कि हम इस चैनल पर इस गणित के साथ साथ एक दो चीज़ें और लेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। उसके जो उसको उसके बारे में आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा। अभी फिलहाल हम गणित को लेकर ही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गणित के अंदर क्या है दोस्तों, हमारा पोर्शन सबसे ज़्यादा है और इजी भी है, ज़्यादा भी है और इजी भी है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, सिलेक्शन लेने के अंदर गणित का जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा है। गणित का है दोस्तों एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। पूरे में से पूरे क्वेश्चन करो और सिलेक्शन लो। दोस्तों इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।